हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर आईएएस पीसीएस। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं विजन आईएएस का मंथली करेंट अफेयर, जिसमें नवंबर मंथ का हम लोगों ने ऑलरेडी पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन कवर कर लिया है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे थर्ड अपना टॉपिक, जो है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में आज हम क्या क्या करें कवर करेंगे, इसका एक बार इंडेक्स देख लेते हैं। तो हम पहले कवर करेंगे कि जो लार्ज ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, इसके बारे में। जस्ट लाइक लार्ज ट्रेड एग्रीमेंट जो आर आरईसीपी हो गया, रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, ये हो गया। देन दूसरा हम टॉपिक कवर करेंगे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के बारे में, और इस स्कीम को एक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ डीबीटी इज हेल्पिंग रूरल वुमेन, और फिर कोई एज ग्रुप के बारे में भी बता सकता है। अगला टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं कि रूरल नॉन फार्म इकोनॉमी। तो हम देखेंगे कि रूरल जो गाँवों में नॉन फार्म इकोनॉमी क्या होती है, मीन्स जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के अलावा जब किसी सेक्टर में हम इन्वॉल्व होते हैं, जस्ट लाइक कि हमारा कोई टपरी हो गया, ठेला हो गया, या फिर इसमें कोई कारपेंटर हो गए, तो इन सब इकोनॉमी में भी कुछ लोग जा रहे हैं। और जो ज़्यादातर यूथ हैं, उन लोगों का जो ट्रेंड है उस तरफ बढ़ रहा है, और एग्रीकल्चर में लोग कम जाना पसंद कर रहे हैं। इसको हम कवर करेंगे। देन हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में एफसीआई बोलते हैं। और इसके अलावा हम कवर करेंगे जो शॉर्ट टॉपिक हैं, कि जैसे अभी रिसेंटली क्या था, आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क रिलीज किया था, जिसमें बोला था कि जो एफपीआई होता है उसको, और एफडीआई में कन्वर्ट होना है, तो उसके क्या क्या रेगुलेशंस हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको हम समझेंगे। देन जो आरबीआई है, आरबीआई ने एक रिपोर्ट निकाला था, और वो रिपोर्ट था बेसिकली जो डीसिप्स होते हैं। डीसिप स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स। तो इसके बारे में और इसका क्या क्राइटेरिया होता है डीसिप बनने के लिए। फिर हमारा अगला टॉपिक हुआ ज्वाइंट जो कैपिटल होता है। तो ज्वाइंट कैपिटल क्या होता है, इसका क्या डेफिनेशन है, और ये एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है, इसको देखेंगे। देन हमारा अगला टॉपिक होगा इकोनॉमी में ही, कि जो अपना लाइव 21st लाइव स्टॉक सेंसस होने वाला है या अंडर प्रोसेस है, उसके बारे में। देन नैनो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, और बीहता ड्राई पोर्ट जो कि बिहार का फर्स्ट एक पोर्ट है, इसके बारे में देखेंगे। और जो अपना वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इसके बारे में देखेंगे। एंड अभी रिसेंटली क्या था कि जो पैन 2.0 के बारे में आया था, काफ़ी ये न्यूज़ में रहा, और ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे मूव करते हैं। और आपको हमारे पढ़ाने से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और जो तो हमारा ये इकोनॉमी का जो पहला टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। तो पहले तो देख लेते हैं ये लार्ज ट्रेड एग्रीमेंट होता है। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। ये आपकी एक सब्सक्रिप्शन से, या फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ लाने के लिए। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। तो हम देख लेते हैं कि लास्ट ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। तो रिसेंटली क्या था कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग के सीईओ ने, तो उन्होंने एक बोला था कि इंडिया को जो लार्ज ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, इसके पार्ट बनना चाहिए, जिससे कि हम अपना एक्सपोर्ट को काफ़ी इम्प्रूव कर सकें। तो अभी जानते होंगे कि नीति आयोग जो है अपना इंडिया का जो है थिंक टैंक है। थिंक टैंक थिंक टैंक बेसिकली क्या होता है कि जो इंडिया है, इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या स्टेप्स उठानी चाहिए जो इंडिया को इकोनॉमिक टर्म में काफ़ी बेनिफिट जिससे हो, उसी ये हमारा थिंक टैंक है। और समय समय पे ये डिफरेंट टाइप्स के रिपोर्ट और एनालिसिस का डेटा शेयर करते रहते हैं। तो इन्होंने बताया था कि इंडिया को जो लास्ट ट्रेड एग्रीमेंट है, इसका पार्ट होना चाहिए, जैसे जो आर आरसीईपी है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। और इसके अलावा जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पेसिफिक पार्टनरशिप, जिसका हम डिटेल आगे देखेंगे। और इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक है,
वर्ल्ड बैंक ने भी इंडिया को सजेस्ट किया था कि जो ऐसे मल्टीलेटरल जो ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट होते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें सहयोग करना चाहिए और इसका पार्ट बनना चाहिए जिससे कि इंडिया को इसका काफ़ी बेनिफिट मिल सके। तो एफटीए का फुल फॉर्म होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो बेसिकली एफटीए क्या होता है कि जब दो देश में आपस में व्यापार करते हैं तो सपोज यहाँ पे दो कंट्री हैं, कंट्री ए एंड कंट्री यहाँ पे बी। तो यहाँ से कंट्री ए कोई भी एक्सपोर्ट करता है तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ टैक्सेस लगाते हैं जिससे कि इसका प्राइस बढ़ जाता है। तो प्राइस बढ़ जाता है और यहाँ पे कॉस्टली मिलने लगता है। तो सेम यहाँ से भी कुछ एक्सपोर्ट होता है तो ये भी टैक्स वैक्स लगा के यहाँ पे इसका प्राइस बढ़ जाता है। तो सपोज ये लोग क्या करते हैं, तो एफटीई में क्या होता है, एफटीई में कि जो ए है एंड बी है ये लोग आपस में एक ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आप जब भी हमारे यहाँ से कोई ये है बी है, यहाँ से ए जब ए से कोई एक्सपोर्ट करता है बी के पास तो आप भी कोई टैक्स ना लगाओ और हम एक्सपोर्ट करते हैं तो आप हमारे प्रोडक्ट पे भी टैक्स ना लगाओ। इस तरीके के जब म्यूचुअल जो एग्रीमेंट्स होते हैं इसी को हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। तो हम देख लेते हैं कि आरसीईपी का हमने फुल फॉर्म बताया कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये एफटीए का एक टाइप है। जैसा कि हमने बताया कि दो कंट्रीज के बीच में एक म्यूचुअल म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है अपने अपने जैसे बेनिफिट्स को देखते हुए। तो ये करेंटली अभी जो 10 एशिया आसियान मेंबर्स हैं इनके बीच में है। और इसके अलावा देखा जाए कि आसियान का जो 5 ट्रेड एग्रीमेंट है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड न्यूजीलैंड के साथ। तो ये ऐसा एग्रीमेंट जो है इंडिया को भी करनी चाहिए। तो इसका इससे क्या होगा कि म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा, मीन्स जब भी दो कंट्री एक दूसरे के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे तो इकोनॉमिक के टर्म्स में दोनों को फायदा होगा और जो गुड्स या सर्विसेज हैं उनको सस्ती मिलेंगी। तो अभी क्या क्या होता है देखिए, ये हमारा एशियन कंट्री हो गया। तो एशियन कंट्री के मेंबर्स कौन कौन से हैं, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर एंड वियतनाम। तो ये सारे हमारे आसियान कंट्रीज हो गए। और जो ये सीपीटीपीपी हो गया जिसका फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, मीन्स पैसिफिक ओशन के आसपास के जो कंट्रीज हैं उनके बीच में जो एग्रीमेंट है इसी को। तो यहाँ पे हो गया कनाडा, चिली, पेरू, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर एंड वियतनाम। ये सारे हो गए। ये किसके पार्ट हैं, ये पार्ट हैं सीपीटीपीपी के। तो अभी आरसीईपी देख लेते हैं। ये इसका जो नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ था 2013 में हुआ था आरसीईपी का। और ये जो एग्रीमेंट है एफटीए का एग्रीमेंट जो है 2020 में साइन किया गया था। तो इसमें क्या था कि इंडिया भी इसका पार्ट, जो नेगोशिएशन चला था इंडिया इसका पार्ट था। बट बाद में इंडिया ने 2019 में, आप जानते होंगे कि 2019 में इंडिया ने उससे पुल आउट कर लिया, मीन्स उससे वापस निकल लिया कि हमें इस चीज़ से हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करनी है। तो अभी जानते हैं क्वेश्चन आएगा कि इंडिया ने सपोज ये हमारे लिए बेनिफिशियल था फिर भी हमने क्यों वहाँ पे उसको छोड़ दिया, हम इसके साथ एग्रीमेंट क्यों नहीं किए। तो प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे कि सपोज कोई आसियान कंट्री से यहाँ पे ये एफटीए करते हैं तो ऑलरेडी जो है इसके साथ चाइना ने एफटीए किया हुआ था। तो क्या होगा कि अभी सपोज इंडिया से चाइना से कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में जब आता था तो इंडिया एक टैरिफ बैरियर लगाता था जिससे कि हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो भी सर्वाइव कर रहे हैं और वो भी उनके प्रोडक्ट के साथ कम्पीट कर पाए। ऐसा ना हो चाइना जो है अपने सस्ते माल को इंडिया में भेज के इंडिया के मार्केट को खराब करे। तो इसके लिए इंडिया ने कोई चार्जेस या फिर टैरिफ बैरियर लगाया था। बट अभी क्या होगा कि सपोज जो चाइना है आसियान कंट्रीज है इसके साथ यहाँ पे चाइना करेगा जो आसियान कंट्रीज हैं। सपोज यहाँ पे इंडोनेशिया, तो चाइना से जो उसके रॉ मटेरियल या फिर कोई ये हो गया मर्चेंडीज हो गया सामान हो गया वो इंडोनेशिया में भेजेगा और इंडोनेशियन जो गवर्नमेंट है या फिर वहाँ की कंपनीज वो ट्राई करेंगी सेम प्रोडक्ट पे कुछ चार्ज ऐड ऑन करके इंडिया में वो डंप कर दें। तो क्या होगा कि इससे चाइना का यहाँ पे
जो एक्सपोर्ट काफ़ी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो इंडिया का देखेंगे कि काफ़ी वो नेगेटिव में रहता है ट्रेड करके चाइना के साथ, तो इसके साथ ट्रेड का इम्बैलेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इन सब रीजंस को देखते हुए जो इंडिया है, इंडिया ने 2019 में इससे वापस ले लिया कि हम आरसीईपी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये नेगेटिवली हमको इफेक्ट करेगा। फिर अभी क्या है कि इसका देखा जाए ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इसके जो मेंबर्स होते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे मेंबर बताया आसियान को, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम। और ये भी जब आप नोटिस करेंगे कि ये जो हमारा डायरेक्शन होता है कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये हमारा वेस्ट हो गया, और ये ईस्ट हो गया। तो ये साउथ ईस्ट के जो नेशंस हैं, हमारे कंट्री के लोकेशन के साउथ और ईस्ट की डायरेक्शन में जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, ये सारे वही कंट्रीज हैं, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर एंड वियतनाम। तो यहाँ पे ये नियरली 30% जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ल्ड के 30% जीडीपी को, और यहाँ पे जो 1/3 ग्लोबल पॉपुलेशन है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हम सीपीटी पीपी बताएं, इसकी ये भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और ये किसके साथ है हमने ये भी बताया कि कनाडा, मेक्सिको, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम एंड जापान। तो अभी इसमें एक न्यूली मेंबर ऐड होने वाला है, यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम जो है, ये अपने दिसंबर मंथ में ये इसका मेंबर हो जाएगा सीपीटी पीपी के। तो अभी देखेंगे कि जो लास्ट ट्रेड एग्रीमेंट है ये इतना सिग्निफिकेंस क्यों है। तो पहला है कि हम जब इतने मेजर इकोनॉमीज और इतने हमारा जो 1/3 पॉपुलेशन है ये हमको एज अ मार्केट मिल जाएगा, तो ये हम ग्लोबल जो वैल्यू चेन है इसके पार्ट बन पाएंगे। तो इसके पार्ट बनने से बेसिकली क्या होगा कि हमारा जो इम्पोर्ट होगा गुड्स और इसका इनपुट्स का, वो काफ़ी मतलब बढ़ जाएगा। जिससे क्या होगा कि हमारा जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं उसको हमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब भी हम कोई सामान दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे जनरली क्या होता है कि इंडिया का जो 40% एक्सपोर्ट होता है, सपोज यहाँ पे 100 रुपीज़ का इंडिया ने एक्सपोर्ट किया तो उसमें नियरली 40 रुपीज़ जो है एमएसएमई के द्वारा बनाया जाता है या फिर वो मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो जो एमएसएमई का जो फुल फॉर्म होता है माइक्रो, एम फॉर माइक्रो, एस फॉर स्मॉल, एम फॉर मीडियम, ई फॉर इंटरप्राइजेस। तो इसका डिफिनीशन ऐसा दिया गया है कि सपोज कोई कंपनी ऐसी है जिसका टर्नओवर, साल का टर्नओवर मीन्स जो वो एक साल में 5 करोड़ तक के जो टर्नओवर करती हैं तो उनको माइक्रो इंटरप्राइजेस बोलते हैं या फिर माइक्रो कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या होती है कि बेसिकली 50 करोड़ तक के वो ट्रांजेक्शन करती हैं मीन्स टर्नओवर करती हैं, तो उसको स्मॉल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। और जो 250 करोड़ तक के यहाँ पे टर्नओवर करती हैं तो उसको हम मीडियम इंटरप्राइजेज बोलते हैं। और इससे ज़्यादा कोई कंपनी ट्रांजेक्शन करती है उसको लार्ज इंटरप्राइजेज बोला जाता है। तो बेसिकली ये जो एमएसएमई है इसका हमारे एक्सपोर्ट में योगदान जो है नियरली 40% होता है। तो इससे अगला हमारा बेनिफिट होगा कि हमारा ट्रेड का कॉम्पिटिटिवनेस काफ़ी बढ़ जाएगा। मीन्स इससे क्या होगा कि हम जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है इसको अट्रैक्ट करेंगे और वहाँ से हमारे कंट्रीज़ में काफ़ी जो है इन्वेस्टमेंट आएगा। और जो चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी है इस पे हमारा इस स्ट्रेटजी के थ्रू हमको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डाइवर्सिफाई होगा सप्लाई चेन में। तो अभी देख लेते हैं, आपके मन में डाउट आएगा कि चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी क्या है। तो बेसिकली आप जानते होंगे कि जो चाइना है, चाइना ये एक ग्लोबल लेवल पे ये मैन्युफैक्चरिंग का एक हब है, मैन्युफैक्चरिंग का हब है। बट जब कोविड-19 आया तो इससे ये पता चला कि हम चाइना पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं कि वहाँ पे जब भी कोई मार्केट बंद हुआ तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी ग्लोबल लेवल पे हुआ। तो दुनिया ने ऐसा सोचा क्यों ना हम, सपोज अचानक से हम चाइना पे डिपेंडेंसी खत्म तो कर नहीं सकते हैं, तो हम क्यों ना एक इसका अल्टरनेटिव बनाएं कि सपोज कोई फैक्ट्री चाइना में है तो इसके साथ साथ एक फैक्ट्री हम अदर देन चाइना वाली कंट्रीज में लगाएं। सपोज चाइना में एक फैक्ट्री है तो दूसरा फैक्ट्री हम इंडोनेशिया में या फिर इंडिया में लगा सकते हैं, जिससे कभी भी कोविड कोविड लाइक कभी सिनेरियो बनता है तो वहाँ पे
सपोज चाइना में डिसरप्शन हुआ तो हम उसका जो अल्टरनेटिव है इंडिया या फिर इंडोनेशिया जहाँ पे दूसरी फैक्ट्री है वहाँ से ये सप्लाई चेन को वहाँ पे कोई ज़्यादा इशू ना आए। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो एफडीआई है ये भी काफ़ी बढ़ जाएगा। और जब एफडीआई आएगा, नए नए इन्वेस्टमेंट आएंगे, तो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है ये भी बढ़ जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम होगा, जिससे ये हमारा इकोनॉमी में भी डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेंगे। और ऐसा बोला जाता है कि एक इंडिपेंडेंट ये स्टडी है या रिपोर्ट है, आरसीईपी के साथ हमारा जो एग्रीमेंट हो जाता है तो इंडियन इकोनॉमी जो है नियरली $16 बिलियन तक और बढ़ सकता है। तो अभी देख लेते हैं, ये तो हमने अभी तक बेनिफिट देखा है, बट आरसीईपी से क्या क्या चैलेंजेस है उसको देख लेते हैं। पहला चैलेंजेस है कि ट्रेड इम्बैलेंस, जैसा कि हमने बताया था कि ऑलरेडी हम चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड है वो काफ़ी घाटे में होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है। तो हम जब उसके साथ आरसीईपी के साथ हम लोग जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे, उससे क्या होगा कि चाइना क्या करेगा, एक वाया रूट मीन्स वहाँ से जो आसियान कंट्रीज है उसके थ्रू हमारे इंडिया में जब माल डंप करेगा, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है और इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक तो पॉइंट हो गया कि ट्रेड इम्बैलेंस हो गया। फिर इसके अलावा देखेंगे कि दूसरा चैलेंज है कि मार्जिनल बेनिफिट, क्योंकि देखा जाए इंडिया जो है जो 15 आरसीईपी कंट्रीज हैं उसमें से 13 के साथ ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है। तो इससे बेनिफिट देखा जाए तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं होने वाला है था। फिर हमारा अगला पॉइंट है कि स्ट्रिंजेंट कंपटीशन मीन्स देखेंगे कि अदर किसी कंट्रीज में चीप सामान, कोई सस्ता सामान मिल रहा है तो वो सस्ता सामान इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि हमारे इंडिया में जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उसको सर्वाइव करने में काफ़ी दिक्कत होगा और उसमें कंपटीशन काफ़ी ये बढ़ जाएगा। जैसा कि अभी देखा जाए डेयरी जो इंडस्ट्री है, जैसे कि यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया हो गया या फिर यूरोप हो गया, यहाँ पे देखेंगे जो डेयरी का इंडस्ट्री है वो काफ़ी मतलब बड़े लेवल पे है और वहाँ पे काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री है। तो वहाँ से सपोज उसके साथ हम यूरोपियन कंट्री के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ जब हम इसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा कि ये लोग अपना जो डेयरी प्रोडक्ट है वो ले आके इंडिया में सस्ता माल डंप करने लगेंगे। तो हमारा जो लोकल इंडस्ट्री डेयरी की इंडस्ट्रीज हैं, जैसे अमूल डेयरी हो गया, अमूल मिल्क हो, अमूल हो गया, फिर मदर डेयरी हो गया, ये लोग घाटे में चले जाएंगे। तो ये हमें लोकल अपनी इंडस्ट्री भी बचानी है। तो ये इस चीज़ को ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि हमें अपना प्रायोरिटाइज करनी चाहिए लॉन्ग टर्म गोल पे, जिससे जिससे कि हम आत्मनिर्भर भारत पे फोकस कर सकते हैं। मेड मेड इन मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पे भी इसको हम काफ़ी ये कर सकते हैं डिपेंडेंसी, मतलब इस चीज़ स्कीम के थ्रू हम डिपेंडेंसी भी कम कर सकते हैं अदर कंट्री पे। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे हमारा जो ये लास्ट ट्रेड एग्रीमेंट था। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और यहाँ तक वीडियो देखें तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियोस लेकर आने के लिए। और एक वीडियो लाने में काफ़ी मेहनत लगता है और बहुत सारे व्यूवर्स जो होते हैं, नियरली 70% व्यूअर जो हैं हमारे वीडियोस तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के बारे में, जिसको शॉर्ट में डीबीटी बोलते हैं। तो रिसेंटली क्या था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट निकाला था और इस रिपोर्ट में बताया था कि ये जो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम्स हैं वो नियरली जो वोमेंस को दिया जाता है उसका अमाउंट जो है 2 ट्रिलियन रुपीज़ से ज़्यादा क्रॉस कर गया है। तो ये एक तो न्यूज़ हो गया, रिपोर्ट हो गया स्टेट बैंक के द्वारा, बट हमारा मेन जो एम होगा कि डीबीटी को कवर करना। तो इससे क्या होगा कि अभी इस जब भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू जो हम कैश हम देते हैं किसी हाउस होल्ड को, इससे क्या होता है कि हमारा जो कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन काफ़ी बढ़ जाता है। तो जब कंजम्पशन बढ़ता है तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या इकोनॉमिक स्पेंडिंग बढ़ती है। तो हमारा जो मार्केट है वो मार्केट रन करता है और बूस्ट करता है। फिर इस स्कीम को कौन-कौन से जैसे मेजर जो स्कीम है सपोर्ट किया, जैसे गृह लक्ष्मी जो कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, जिसमें 2000 पर मंथ दिया गया था फीमेल्स को। फिर मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र में दिया जा रहा था, जिसमें ₹1500 हर एलिजिबल वुमेन्स को दिया जा रहा था।
21 से 60 साल की महिला को। फिर मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, जिसमें 1250 रुपये हर मंथ दिया गया था वुमेन्स को। और इसके अलावा सुभद्रा योजना, जो कि ओडिशा गवर्नमेंट का एक स्कीम है, जिसमें 50,000 रुपये जो है 5 साल के लिए दिए गए थे 21 से 60 साल वाले एज ग्रुप में। तो ये भी देखेंगे कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं और काफ़ी हाईलाइटेड स्कीम्स हैं। तो कभी कभी होता है कि यूपीएससी या फिर जो पीसीएस एग्जामिनेशंस होते हैं, वो वहाँ पे ये स्कीम दे देगा और यहाँ पे उसका कौन गवर्नमेंट लाया है इसको मिलाने के लिए दे देता है कि हाँ ये मिलाइए कि ये इस स्कीम को कौन लेकर आया था। तो ये सारे आप इस चीज़ का आप नोट्स बना सकते हैं। तो हमारा जो मेन हमारा इस टॉपिक को कवर करने का रीजन था कि हम डीबीटी को कवर करें, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल सारे स्कीम्स जो हैं डीबीटी के थ्रू ही जाते हैं। तो डीबीटी जो है 2013 में लॉन्च किया गया था और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इसका था कि लीकेज को रोकना था। क्योंकि आप देखेंगे कि सपोज कोई गवर्नमेंट जो है 100 रुपीज़ भेजती थी, तो बीच में जो इंटरमीडिएट जो थे, वो नियरली 70 to 80% जो है अमाउंट जो था उनको लीकेज में चला जाता था। तो जो एक्चुअल बेनिफिशरी होते थे उनके पास 20% या फिर 30% अमाउंट ही बचता था, बाकी सारा लीकेज में चला जाता था, यहाँ वहाँ दलाली में चला जाता था। तो सरकार के पास इसका जानकारी पहुंचा, तो सरकार ने इस चीज़ को कम करने के लिए डीबीटी स्कीम लेकर आई थी और 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसके थ्रू क्या होता है कि कैश को ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो जो पीएम किसान सम्मान निधि है, जिसमें 2,000 रुपये करके 3 बार दिया जाता है, नियरली 6,000 पर एनम। तो इससे क्या होता है, ये हो गया। फिर जो पेंशन्स होते हैं, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया, विधवा विधवा पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गए, तो इन सारी स्कीम्स का जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू दिया गया था। तो अभी इसका मैकेनिज्म क्या है, मीन्स ये कौन से प्रोसेस के थ्रू इस चीज़ को प्रोसेस करती है डीबीटी। तो इसके लिए सरकार ने एक पीएफएमएस सिस्टम बनाया है, जो पीएफएमएस स्टैंड्स फॉर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। एक ये सेंट्रल प्लान स्कीम है और इसके थ्रू लाती है, जिसमें जो लोगों का आधार है और जो उसका बैंक अकाउंट है, इसको एक साथ लिंक किया गया है, जिसको जेम ट्रिनिटी बोलते हैं। और दूसरा है कि आधार एईपीएस मीन्स आधार इनेबल्ड आधार इनेबल्ड पेमेंट्स सिस्टम, मीन्स इस सिस्टम के थ्रू देखेंगे कि आप किसी भी सहज जन सेवा केंद्र जो सहज जन सेवा केंद्र पे आप जाएंगे, तो आप अपने आधार नंबर और थंब आधार नंबर देंगे और साथ में वैलिडेट करेंगे थंब इम्प्रेशन से। तो इससे क्या होगा कि आप वहाँ पे आधार से ही पैसे निकाल सकते हैं। तो इस स्कीम को एईपीएस बोला जाता है, विच स्टैंड्स फॉर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसके साथ साथ इन्होंने यूपीआई का इंटीग्रेशन किया। तो ये सारे मैकेनिज्म थे, किसके थे ये मैकेनिज्म, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर था इसका। तो अभी देखेंगे जो ये मैकेनिज्म है इंडिया स्टैक पे बनाया गया है। इंडिया स्टैक बेसिकली क्या है, एक एपीआई है, एपीआई, और इस एपीआई का यूज करके कोई भी सिस्टम को डेवलप किया जा सकता है। तो अभी एक देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप पीवाईक्यू देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन जो है कई बार आ चुका है। कि क्वेश्चन है कि हाउ डीबीटी इकोसिस्टम हैज़ ट्रांसफर्ड सोशल वेलफेयर इन इंडिया। मीन्स जो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स हैं, ये कैसे इंडिया में जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स आते हैं इसको बिल्कुल बदल के रख दिया है। तो इसमें आप जब भी बनाएंगे तो इसका एक शॉर्ट नोट बना लीजिए, ये एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या हो कि इसका काफ़ी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, मीन्स डीबीटी आ जाने की वजह से आप देखेंगे कि बहुत टारगेटेड बेनिफिशरी को टारगेट करके उसका सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है और इसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसा हुआ है कि इसमें लीकेज को लगभग ना के बराबर कर दिया गया है। तो पहला इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो गया। दूसरा है कि कोविड-19 के आसपास देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज थे, फाइनेंशियल बहुत लोगों को इश्यूज थे, क्योंकि इनकम का साधन बंद हो गया था। उस बीच में देखेंगे पीएम किसान सम्मान निधि, मनरेगा, इन सब सारे चीज़ों को आप देखेंगे कि डीबीटी स्कीम्स के थ्रू भेजा गया। और इससे क्या हुआ कि जब आप गवर्नमेंट जो है कैश ट्रांसफ़र करती है, तो इससे होता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। मीन्स ऐसा कोई गरीब फैमिली जिसका इसके पहले आप उसके पास बैंक अकाउंट्स नहीं थे, बट
ये स्कीम आ जाने की वजह से लोगों के पास बैंक अकाउंट्स हो गए, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ। मीन्स कोई भी सारे लोग तो नहीं, नियरली मोस्ट ऑफ द पीपल या फिर मोस्ट ऑफ द जो फैमिली है, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स हमारे जो फाइनेंशियल का ये होता है, सर्कुलेशन होता है, उसमें शामिल हो गए। फिर इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ गई। नहीं तो पहले क्या था, ऑफलाइन प्रोसेस में कि कोई बेनिफिशियरी स्कीम में आपने इनरोल तो किया, बट उसका बेनिफिट नहीं मिलता था और पता भी नहीं चलता था कि वो कहाँ पे स्टक हुआ है। तो ये ऑनलाइन आ जाने से डीबीटी, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ये दोनों बढ़ गया है। फिर अगला हमारा पॉइंट आप देखेंगे कि सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इससे क्या हुआ कि ये काफ़ी टारगेटेड बेनिफिट देने की वजह से देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प मिला है। स्पेशली जो वुमेन्स हैं, इनका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बढ़ गया है। मीन्स पहले जो वुमेन्स थी वो दूसरे पे डिपेंडेंस रहती थी, बट अभी सरकार का ऐसा ऐसा योजना आज, सपोज जो यहाँ का एमपी का, मध्य प्रदेश का लाडली बहना स्कीम है, उसके थ्रू जब गवर्नमेंट जो है जो पैसे वुमेन्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर रही थी, तो वो वुमेन नियरली उससे क्या होता है, उनका जो कुछ हद तक जो उनके रिक्वायरमेंट थे पैसे का, उससे फिलफिल हो जाता है, तो उनका इंडिपेंडेंस बढ़ा है। फिर इंटरनेशनल इस चीज़ को रिकॉग्नाइजेशन भी मिला है कि बहुत सारे इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, जैसे आईएमएफ ने इसको, इस चीज़ को काफ़ी प्रेज किया कि इंडिया का जो डीबीटी स्कीम्स है ये एक लॉजिस्टिकल मार्वल है, और इसको एज इट इज़ अपने मेंस के एग्जाम में कोट कर सकते हैं। फिर वर्ल्ड बैंक ने इस चीज़ को काफ़ी अप्रिसिएट किया और इसको हाईलाइट किया कि इसके क्या क्या सक्सेस हुआ, कि इन्होंने क्या है कि 85% जो रूरल लोग हैं वहाँ तक पहुँच गए, 69% जो है अर्बन हाउस होल्ड तक, घर तक पहुँच गए। ये सारे इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। बट देखेंगे जब भी कोई बेनिफिट आता है तो उसके साथ उसका क्रिटिसिज्म भी रहता है। तो क्रिटिसिज्म में अभी देखेंगे कि इसमें डिपेंडेंसी, बहुत सारे फैमिलीज ऐसे हैं इन जिसका ये कैश ट्रांसफ़र पे डिपेंडेंसी भी बढ़ गई है। और ये बहुत जैसे किसी स्पेसिफिक सेक्टर पे ये टारगेटेड बेनिफिट नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे, सपोज डीबीटी आ जाने से हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, हेल्थ सेक्टर पे कोई बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आप देखेंगे कि आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा कोई हेल्प नहीं मिला है इस सेक्टर में, एजुकेशन में और हेल्थ केयर में। फिर इसके साथ देखेंगे जब भी हम कैश ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू डीबीटी का, तो क्या होता है कि ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। मीन्स आप 2 साल गवर्नमेंट इस पैसे दे रही, या फिर 5 साल गवर्नमेंट पैसे दे रही, जब तक पैसे दे रही तब तक इस चीज़ का बेनिफिट है। बस जिस दिन गवर्नमेंट ये चीज़ को बंद कर देती है, तो इसका ऐसा नहीं है कि इसका कुछ बेनिफिट होने वाला है इन सब सारी चीज़ों का। तो ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। सरकार को करना चाहिए कि एक इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन लाना चाहिए। और इस चीज़ का एक देखेंगे कि लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह हैं वहाँ पे, जैसे कोई रिमोट एरिया है या रूरल एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे जगह पे बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, या फिर ऐसा कोई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या फिर वहाँ नेट का ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है। तो ये सारा लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी है। और इन सब स्कीम्स के थ्रू देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे बेनिफिशरी हैं जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो लोग इस सब स्कीम्स का डीबीटी के थ्रू बेनिफिट उठा रहे हैं। तो यहाँ पे जो बेनिफिशरी हैं इनका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो पीएम किसान सम्मान निधि दिया जाता है, तो बहुत सारे फैमिलीज ऐसे हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल वो इस चीज़ का बेनिफिट उठा रहे हैं। जैसे वो 2000 रुपीज़ उनके अकाउंट में आता है। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि जो डीबीटी है, डीबीटी में कुछ रिफॉर्म लेकर आना चाहिए, और सरकार को एक प्रॉपर जो टारगेट बेनिफिशरी हैं आइडेंटिफाई करके उनका एक डेटाबेस तैयार करना चाहिए। जैसा कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने कुटुंब करके एक इसका एक डेटाबेस तैयार किया है, और राजस्थान ने एक जन आधार डेटाबेस तैयार किया है। और हमें इस चीज़ को टारगेटेड जो है आउटरीच रखना चाहिए। और इसमें किसी को कोई इशू आ रहा है, तो एक रिड्रेशनल जो ग्रीवांस का रिड्रेशल मैकेनिज्म होना चाहिए, जो कि अभी के लिए नहीं है। तो ये सारे इसके वे फॉरवर्ड होने चाहिए, जिससे कि हम इसको और इफेक्टिव बना सकें। हमारे टॉपिक जो भी हमने आज पढ़ाए हैं, इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। उस टॉपिक को हम, उस इशू को हम रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे।
और इनकेस आपको किसी अदर टॉपिक में या फिर किसी अदर सब्जेक्ट में पढ़ने में इशू आ रहा है, समझ में इशू आ रहा है, तो वो भी कमेंट करके बताइए। हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी लेकर आएँ उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लेकर आएँ, जिससे कि आपका डाउट हम सॉल्व कर सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारा अगला टॉपिक है रूरल नॉन फॉर्म इकोनॉमी। तो बेसिकली रूरल नॉन फॉर्म इकोनॉमी क्या होता है कि जैसा कि ये नेम सजेस्ट कर रहा है कि फॉर्म स्टैंड्स फॉर फार्मिंग, मीन्स जब हम खेती करते हैं उसी को फार्मिंग बोला जाता है। कि नॉन फार्मिंग मीन्स खेती के अलावा कोई इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उस चीज़ को नॉन फार्मिंग इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे क्या हो गया यहाँ पे, आप कोई एग्रो जो एग्रीकल्चर के प्रोसेसिंग में आप काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट के अलावा किसी चीज़ का जो मर्चेंडीज है या सर्विस है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में काम करते हैं, मार्केटिंग में काम करते हैं, रिटेल में काम करते हैं, टूरिज्म में काम करते हैं, टूरिज्म हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, माइनिंग हो गया, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन्स खुद अपना वहीं पे दुकान ओपन किए हैं या शॉप ओपन किए हैं, ऐसे एक्टिविटीज़ जैसे हैंडीक्राफ्ट हो गया, बेकरीज हो गया, मैकेनिक्स हो गया, कियोस्क हो गया। कियोस्क मीन्स वो जो रेहड़ी और ठेला शॉप होते हैं, गुमटी हो गया, टपरी हो गया, इन चीज़ को कियोस्क बोलते हैं। तो ऐसे इकोनॉमी में देखेंगे कि यूथ का जो है इंटरेस्ट काफ़ी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है एज कम्पेयर टू जो अपना एग्रीकल्चर वाला है। और इस रिपोर्ट को बोला गया है स्टेट ऑफ रूरल यूथ एम्प्लॉयमेंट 2024। तो ये किसके द्वारा प्रिपेयर लाया गया है, तो ये लाया गया है डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट DUI के द्वारा। तो इसमें बोला ये गया है कि जो 70% यूथ है ये लोग नॉन फॉर्म एक्टिविटी पसंद कर रहे हैं और फार्मिंग से ये मूव ऑन कर रहे हैं स्पेशली रूरल एरिया में। तो देख लेते हैं कि रूरल नॉन फॉर्म इकोनॉमी हमने बताया कि कौन कौन से इंडस्ट्री इसमें कवर किए जाते हैं, इसको यहाँ पे हमने बताया है। तो ये जो है इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जब नॉन फार्मिंग के अलावा आप रोजगार के लिए कुछ अदर सेक्टर में काम करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। इसके अलावा देखेंगे कि जो अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट मिल जाने की वजह से देखेंगे कि जो लेबर सप्लाई है ये काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। मीन्स किसी गांव में 10 लोग काम करने वाले हैं, 10 लोग काम करते हैं, बट वहाँ पे कुछ लोग क्या हो गया कारपेंटर में चले गए, फिर बेकरीज में चले गए, फिर उसके अलावा देखेंगे मैकेनिक्स मैकेनिक्स बन गए। तो फिर यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे लेबर का सप्लाई हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो इस पे क्या हो गया कि रिड्यूस लेबर सप्लाई हो गया यहाँ पे। इसके साथ साथ इससे क्या हुआ सिग्निफिकेंट कि इनकम उन लोगों का सिक्योरिटी और पॉवर्टी में रिडक्शन हो गया, क्योंकि वो लोग अर्न कर रहे हैं तो पॉवर्टी कम होगा और उनका इनकम का सिक्योरिटी होगा। और इससे क्या होगा कि जब आप वहाँ पे लोकल अपने लोकेलिटी में आप अपने एम्प्लॉयमेंट खुद से कर पा रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर पा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि माइग्रेशन कम होगा। मीन्स एक सिटी या फिर एक गांव से दूसरे गांव में या फिर एक जगह से दूसरी जगह में मूव ऑन करने के लिए जब एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से जाते हैं तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं। तो ये भी काफ़ी कम होगा। और इन सब चीज़ों की वजह से देखेंगे कि गाँव में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक सिस्टम जनरेट होगा। तो ये सारे इसके कुछ प्लस पॉइंट हैं। तो इन सब चीज़ के अलावा देखेंगे कि एक गवर्नमेंट पॉलिसी कोई ऐसा इसको सपोर्ट करती है क्या, तो एक देखा जाए कि डॉक्टर अशोक दलवई कमेटी है, इन्होंने इस चीज़ को लेकर बताया था कि जो हमारा यूथ है इन लोगों को फार्मिंग से नॉन फार्मिंग जॉब की तरफ इनको शिफ्ट करना चाहिए। तो इसको सपोर्ट करते हैं कि अशोक दलवई कमेटी। इन सब चीज़ों के से रिलेटेड क्या क्या यहाँ पे चैलेंजेस है इसको देख लेते हैं। कि यहाँ पे उन लोगों को क्रेडिट का काफ़ी इशू है, मीन्स लिमिटेड एक्सेस है क्रेडिट का। सपोज यहाँ पे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में कोई जाता है, मैकेनिक बनता है, बेकरीज शॉप ओपन करता है या फिर कारपेंटर बनता है, तो वहाँ पे देखेंगे कि उन लोगों को सपोज क्रेडिट की ज़रूरत है। तो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर ऐसा कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे उन लोगों को क्रेडिट का कोई फैसिलिटी नहीं या फिर ईजिली उन लोगों को क्रेडिट नहीं दिया जाता है, जिससे कि वो और ज़्यादा अपने इंडस्ट्री को उतना मीन्स अपने शॉप को या फिर अपने जो भी काम कर रहे हैं उसको उतना अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते हैं। और उस फील्ड में देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है और ये इनफॉर्मल है और काफ़ी वोलाटाइल है। तो क्या होता है कि जब भी कोई इनफॉर्मल और वोलाटाइल
एक एम्प्लॉयमेंट है, तो इससे क्या होता है कि उनका इनकम जो है काफ़ी अनस्टेबल होता है। कभी इनकम सपोज वहाँ पे 100 रुपये है, 100 रुपये डेली होगा, तो कभी ऐसा होगा वो बहुत दिन उनका इनकम जीरो ही रहेगा। तो ये सारा ये अनस्टेबल इनकम, तो इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए और कोई इसका सोल्यूशन लेकर आना चाहिए। तो इसके वे फॉरवर्ड क्या होने चाहिए जिससे कि इन लोगों को भी सपोर्ट मिले। तो पहला है कि जो क्रेडिट एक्सेस है इसको काफ़ी स्ट्रीमलाइन करना चाहिए और एक्सपेंड करना चाहिए, जिससे कि नीडी लोगों को इस चीज़ का क्रेडिट सिस्टम का एक्सेस हो पाए। दूसरा हमारा है कि जो एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी है इसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जिससे कि अलग अलग फील्ड में इन लोगों को बेनिफिट मिल सके। और ये लोग जो सपोज कोई भी काम करते हैं तो हमारे इकोनॉमी में इन लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, तो हमें ऐसे लोगों को इनकरेज करना चाहिए जिससे कि हमें जो हाई वैल्यू एक्टिविटीज़ है उसमें इन ये लोग हमको इसमें वैल्यू ऐड ऑन कर पाएँ। और जो इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं जिन जो जैसे रेहड़ी ठेला हो गया या फिर टपरी हो गया या फिर कारपेंटर बेकरी शॉप हो गए, तो इन ऐसे जो सेक्टर्स हैं इनको रेगुलेट करना चाहिए, जिससे कि सरकार के पास इसका प्रॉपर डेटा रहे। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हमारा अगला टॉपिक है एफसीआई के बारे में। एफसीआई स्टैंड फॉर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली क्या था, जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने 10,700 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन किया था एफसीआई के वर्किंग के लिए। तो अभी देख लेते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितना अमाउंट यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ने दिया। इम्पोर्टेंट ये है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या होता है और ये कौन से एक्ट के थ्रू ये स्टैच्यूअरी बॉडी है। तो पहला है कि इसके बारे में देख लेते हैं कि ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। मीन्स ये पब्लिक सेक्टर, ये मीन्स सरकारी कोई ऐसा अंडरटेकिंग है जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए के अंडर। और ये जो है एक स्टैच्यूअरी बॉडी है। मीन्स देखेंगे कि बेसिकली स्टैच्यूअरी बॉडी क्या होता है कि सपोज कोई ऐसी बॉडी जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है, अब हमारे संविधान में किसी चीज़ का मेंशन है तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। जैसे हमारा जो एससी के लिए हमारा नेशनल कमीशन है, ओबीसी के लिए नेशनल कमीशन है, तो इन लोगों को इन सब कमीशंस को हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। बट देखेंगे कि हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है या पार्लियामेंट क्या करती है कि पार्लियामेंट के थ्रू एक लॉ या फिर एक्ट पास करवाती है और उस एक्ट के थ्रू उस चीज़ को सपोर्ट करती है। जैसे कि पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया कि फूड कॉरपोरेशंस एक्ट 1964, और इसमें मेंशन कर दिया कि ये ऐसा ऐसा सिस्टम होनी चाहिए। तो इससे इसको बैकिंग मिला, तो इसको बैकिंग मिला तो ये हो गया अपना स्टैच्यूरी बॉडी विच इज सपोर्टेड बाय फूड कॉरपोरेशंस एक्ट 1964। तो ये हो गया हमारा स्टैच्यूरी बॉडी का डिफिनेशन। तो अभी इसका मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये है जो हमारे इंडिया में फूड के से रिलेटेड पॉलिसीज हैं इसको एग्जीक्यूट करना, रेगुलेट करना थ्रू ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। तो ये हम इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नोडल एजेंसी के तौर पे काम करती है, जिसका मेन काम होता है कि जो फूड ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज होते हैं, इसको परचेज करना, खरीद करना। सपोज कोई सीजन है, अनाज पैदा हुआ, धान पैदा हुआ, चावल पैदा हुआ, गेहूँ पैदा हुआ, इसको परचेज करना है या फिर एमएसपी के थ्रू या फिर जैसे भी इसको परचेज करना, देन इसको स्टोर करना। बड़े बड़े सरकार के पास जानते होंगे कि ग्रेन का स्टोरेज सिस्टम होता है, तो वहाँ पे जो जो कि इमरजेंसी पीरियड में काम आता है, तो इसको स्टोर करना। फिर यहाँ पे इंटर स्टेट मूवमेंट करना, मीन्स आपने सपोज गवर्नमेंट ने जो फार्मर्स हैं उनसे जो ये पैडी है, पैडी खरीद करके जहाँ पे दूसरे स्टेट में भेज रही है, तो ये भी रेगुलेट करने का काम होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर ज़रूरत पड़ने पे उस चीज़ को सेल करना। तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। तो अभी देख लेते हैं कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है इसका की ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये है प्राइस सपोर्ट के लिए, मीन्स आप जानते होंगे जो एमएसपी है, ये एमएसपी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। देन जो ये पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे कि अभी हमारा फ्री में अनाज जो मिल रहा है सरकार के द्वारा, उसको भी ये पीडीएस स्कीम के थ्रू ही रेगुलेट करती है और मेंटेन करती है। और सपोज इमरजेंसी के लिए जो कुछ बफर स्टॉक्स होते हैं उसको रखने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो एफसीआई का ही करती है। तो ये इसके की ऑब्जेक्टिव हैं।
हमने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे एमएसपी देने का काम जो है एफसीआई ही करती है। अभी हमारा अगला टॉपिक होगा कि छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं उसको देखेंगे कि रिसेंटली क्या था, आरबीआई ने एक गाइडलाइन इशू किया था जिसमें बोला था कि एफपीआई है उसको एफडीआई में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज में होनी चाहिए। तो अभी के लिए देखा जाए, करंट रेगुलेशन में देखा जाए तो एफपीआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और एफडीआई देखा जाए फॉरेन जो है, एक मिनट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये हो गया एफडीआई। तो अभी क्या है कि कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट आता है तो अप टू 10% इन्वेस्टमेंट आता है, तो उसको हम अप टू 10% आता है और वो थोड़े समय के लिए मीन्स शॉर्ट टर्म के लिए आता है। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म क्या आता है, फॉर जब भी कोई किसी कंपनी में या कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट 1 साल से कम के लिए होता है तो उसको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं। तो कोई भी फॉरेन कंपनी या फॉरेन कारपोरेट जो है किसी इक्विटी या फिर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है शॉर्ट टर्म के लिए, और अप टू 10% जो उनका ये शेयर है, तब उस चीज़ को हम एफपीआई बोलते हैं। और जो एफडीआई होता है बेसिकली ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म मीन्स जब भी इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज़्यादा के लिए लाया जाता है तो उसको हम एफडीआई बोलते हैं। तो इसका अंतर आपने देख लिया। और करेंटली अभी 10% का यहाँ पे लिमिट लगा हुआ था एफपीआई पे कि आप 10% से ज़्यादा का एलोकेशन नहीं दे सकते हैं थ्रू एफपीआई। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब भी सपोज ऐसा कोई सिस्टम हो रहा है जिसमें 10% से ज़्यादा का ये जो 10% का कैप है ये एक्सीड कर रहा है, तो उसके पास दो ऑप्शंस होते थे। तो वहाँ पे जैसे कि जो उनके राइट हैं उसको सरप्लस जो शेयर हैं उसको वहाँ पे उनको सेल करना था, या फिर उनको सपोज सेल करके 10%, सपोज 10 से ज़्यादा हो रहा है तो उनको क्या करना है कि वो उनको बेचना है, मीन्स कंपनी को सरप्लस जो शेयर्स हैं वो बेच देना है। या फिर वो नहीं बेचते हैं तो उनको क्या करना है कि एफपीआई जो है एफपीआई को एफडीआई में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर लेना है। तो अभी आपके मन में डाउट आएगा, तो एफडीआई एफपीआई से एफडीआई में कन्वर्ट करने में दिक्कत क्या है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जो एफपीआई होते हैं वो शॉर्ट टर्म गेन के लिए आते हैं, और शॉर्ट टर्म सपोज मार्केट अभी गिर रहा है तो वो लोग क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट किए, फिर जैसे 2 महीने बाद मार्केट ऊपर उठा वो अपने पैसे निकाले और वापस लेके अपने कंट्री में चले गए, तो ये एफपीआई का बेनिफिट हुआ। बट ये लोग जल्दी एफडीआई में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि एफडीआई में जाने का मतलब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, 1 साल से ज़्यादा इनको पैसे अपना रखना होता है, जब चाहे तब नहीं निकाल सकते हैं। तो ये सारे कुछ लिमिटेशंस होते हैं। तो अभी क्या हुआ कि एपीआई जो है यहाँ पे एफडीआई में क्लासिफिकेशन करने के लिए आरबीआई ने गाइडलाइन निकाला था। तो अभी देख लेते हैं कि एफडीआई के बारे में। बेसिकली एफडीआई क्या होता है कि, तो एफडीआई के थ्रू आप जो कोई भी कंपनी में या फिर कोई प्रोजेक्ट में आप वहाँ पे ऑनरशिप लेते हैं जब भी आप 1 साल से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, और ये नॉन डेट मीन्स कर्ज के थ्रू आप यहाँ पे इसका एफडीआई नहीं कर सकते हैं। और इसमें भी दो रूट होते थे, एक ऑटोमेटिक रूट हुआ, जैसे कि ऑटोमेटिक रूट हुआ, और एक हुआ गवर्नमेंट रूट हुआ। तो जब भी इंडिया का जो बॉर्डरिंग स्टेट है, सॉरी बॉर्डरिंग कंट्री है, वो एफडीआई के लिए आता है तो उसको एक गवर्नमेंट रूट के थ्रू जाना होता था। तो इसका मेन मोटो था कि हम चाइना पे कैसे कंट्रोल कर पाए, नहीं तो फिर चाइनीज कंपनी क्या करते थे इंडियन कंपनीज में अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा के कभी भी वहाँ पे उस कंपनी को अचानक पैसे निकाल के उस कंपनी के शेयर को धड़ाम से नीचे लेते आते थे और उसका जो मार्केट वैल्यू है उसको गिरा देते थे। इन सब चीज़ को बचाने के लिए सरकार ने क्या किया कि जो अपने बॉर्डरिंग जो कंट्रीज हैं यहाँ से जब भी इन्वेस्टमेंट आता था तो ये गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही जाना था, और बाकी कहीं से इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो वो ऑटोमेटिक रूट में मीन्स कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस या फिर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और अगला पॉइंट है कि जो एफडीआई होता है, आप लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी दोनों में आप कर सकते हैं। तो बेसिकली लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसका जो शेयर मार्केट में उसका लिस्ट होती है, मीन्स शेयर मार्केट जो होता है एनएससी या बीएससी में उनका रजिस्ट्रेशन होता है, और वहाँ पे कोई भी उसका ट्रेड खरीद या बेच सकता है, उसको हम लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। और अनलिस्टेड कंपनी ऐसी होती है, प्राइवेट एंटिटी होती है जिसका ओनरशिप कुछ लिमिटेड लोगों के पास होती है, और नॉर्मल जो पब्लिक है उसका
खरीद या बेच उस चीज़ को नहीं सकती है। तो एफपीआई में देखा जाए, एफपीआई में इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता था, स्पेशली कब, जब लैंड से बॉर्डरिंग कंट्री वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, जैसा कि ऑलरेडी हमने बताया है। और इसको कंट्रोल कौन करता है, इसका जो रेगुलेशन है किया जाता है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन एक्ट 2019 के द्वारा, जिसको मोड ऑफ पेमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू रेगुलेट किया जाता था। तो इसको कभी हम इकोनॉमी में काफ़ी डीप में कवर करेंगे जब भी इकोनॉमी का लेक्चर लेके आएंगे। और अभी के लिए रिसेंटली क्या था कि आरबीआई ने जो डीसीज हैं, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली जो इम्पोर्टेंट बैंक्स थे उसका एक लिस्ट जारी किया है। तो अब तक हमारे पास 3 जो है डीसीप्स थे, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। तो सेम अभी के टाइम पे भी आरबीआई ने सेम डेटा रिलीज किया और बताया कि अभी भी हमारे पास 3 जो डीसीप्स हैं। पहला है हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक गवर्नमेंट बैंक है। दूसरा है एचडीएफसी बैंक एंड थर्ड वन इज आईसीआईसी बैंक। मीन्स ये ऐसे बैंक है जो कि सिस्टमेटिकली और या फिर इंडिया के इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मीन्स ये इसको ऐसा बोला जाता है कि टू बिग टू फेल। मीन्स ये इतनी बड़ी कंपनी है कि इनका फेल होना लगभग नामुमकिन है या फिर असंभव है, ऐसा इसको बोला जाता है। तो डीसिप्स हमने बताया कि ये डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक होते हैं क्योंकि इनका साइज बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे इनके कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं। जैसे अभी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसका इतना इसका डेटाबेस है, कस्टमर डेटाबेस इतना ज़्यादा है कि ये कभी फेल मारता है तो हमारा इकोनॉमी भी बैठ सकता है। इसकी वजह से ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है और इसका गवर्नमेंट या फिर कहीं ना कहीं एक इंटरकनेक्शन होता है इस चीज़ के लिए। यहाँ पे डीसिप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि बैंक्स इज टू बिग टू फेल, मीन इतने बड़े हैं कि ये जल्दी फेल ही नहीं हो सकते हैं। तो जो डीसिप्स हैं इसका कुछ क्राइटेरिया है क्या, तो अभी देखा जाए कि कोई भी बैंक जिसका जो है जिसका जो ये एसेट्स है वो इंडिया के जीडीपी के 2% या 2% से ज़्यादा जब हो जाता है, नियरली 2% या 2% से ज़्यादा हो गया इंडिया के जीडीपी से, तो उसको हम डीसिप्स बोलते हैं और वो बैंक को कंसिडर किया जाता है डीसिप की लिस्ट में। अभी हमारा अगला जो पॉइंट है ये है वेंचर कैपिटल के बारे में। तो न्यूज़ ये इसको देख लेते, ये न्यूज़ में क्या था कि रिसेंटली क्या था, यूनियन कैबिनेट ने 1000 करोड़ फंड को एलोकेट किया था वेंचर कैपिटल फंड फॉर स्पेस सेक्टर के लिए। मीन्स जो स्पेस सेक्टर या इसरो से रिलेटेड जो यहाँ पे कंपनीज हैं या स्टार्टअप हैं, उससे रिलेटेड कोई कंपनी है स्पेस से रिलेटेड, तो वहाँ पे वेंचर कैपिटल के तौर पे सरकार ने 1000 फंड एलोकेट किया कि हम अपने स्टार्टअप सिस्टम को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कि वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है। तो वेंचर कैपिटल बेसिकली क्या होता है कि सपोज कोई कंपनी है, कंपनी इस्टेब्लिश किया, अभी स्टार्ट किया और वो अर्ली फेज में, मीन्स उसके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं, तो क्या सरकार क्या करती है कि इनमें पैसे इन्वेस्ट करती है और इन्वेस्ट करके करती है। तो ये कंपनी जब काफ़ी बड़ी हो जाती है, ग्रो हो जाती है, तो फिर इससे क्या होता है कि सरकार के पास रिवेन्यू भी जनरेट होता है और इस पे एक ये जो मेड इन इंडिया है ये भी प्रमोट होता है। तो इसको देखा जाए तो प्राइवेट एक इक्विटी फाइनेंसिंग होता है जिसमें अर्ली स्टेज में हम इसको फंड करते हैं जिससे ये और बड़ी हो सके और ये इसका काफ़ी ग्रोथ हो सके जिससे कि इंडियन इकोनॉमी में ये कंट्रीब्यूट करे। तो इसी को हम वेंचर कैपिटल बोलते हैं कि कोई भी छोटी कंपनी या स्टार्टअप हो गया, उसके हम जब देख रहे हैं कि वो उसकी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा है तो सरकार क्या करती है, उसमें फंड इन्फ्यूज़ करती है और वो कंपनी बड़ी हो जाती है तो उसका शेयर भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, एलोकेशन बड़ा हो जाता है। तो इस चीज़ को हम वेंचर कैपिटल बोलते हैं। तो अभी के लिए जो वेंचर कैपिटल फंड फॉर स्पेस सेक्टर लेकर आया गया था, जिसमें ये है नियरली 5 साल के लिए इसको टारगेट किया है कि ये 5 साल के लिए लेकर आया गया है और इसमें नियरली 40 स्टार्टअप्स जो हैं, स्टार्टअप्स में जो नए नए कंपनीज होते हैं, इसको ये सपोर्ट करेगा जिससे कि हम अपने जो स्पेस इकोनॉमी है इसको और बढ़ा सकें और जो वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जो इंडिया का स्पेस सेक्टर है इसको और हम बूम कर सकें।
इससे क्या होगा कि हमारा जो प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री है ये ग्रोथ करेगा, और जो नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, जब भी प्राइवेट कंपनी है वहाँ पे फंड रहेगा, तो वो क्या करती है कि नए नए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करती है, जिससे हमें एक एडवांसमेंट में काम आता है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है, अभी करेंटली इंडिया 5th नंबर पे आता है स्पेस सेक्टर में, जो कि ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का 2 से 3% का कंट्रीब्यूशन करता है। वो बाद में आकर ग्रो होकर नियरली $8 बिलियन से वो $44 बिलियन तक पहुंच सकता है 2033 तक, इफ गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रॉपरली। तो ये हमारा वेंचर कैपिटल फॉर स्पेस सेक्टर हो गया। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट। तो पहला पॉइंट है कि ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज कौन करता है, तो ये है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO मीन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसको रिलीज करती है स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सिस्टम। तो इसमें और कुछ नहीं है, बस ये ध्यान दीजिएगा कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है या फिर निकाला जाता है। और अभी हमारा कौन सा स्टॉक लाइव स्टॉक सेंसस चल रहा है, तो बेसिकली लाइव स्टॉक सेंसस ये होता है कि कोई भी आप देखते होंगे कि गाँव में या फिर बहुत जगह पे कि सब लोग कोई ना कोई पालतू पशु पशु या फिर जानवर रखे रहते हैं। तो सरकार के पास इसका डेटा कलेक्ट करने के लिए इसको एक लाइव स्टॉक जो है सेंसस कराया जाता है, जिससे कि सरकार के पास एक डेटा रहे कि किसके थ्रू कराया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। तो ये नियर जो है इन्होंने लॉन्च किया है 21st लाइव स्टॉक सेंसस। तो ये कब से कब तक चलेगा, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2020 के बीच में ये चलेगा। और इसके बाद ये लोग अपना रिपोर्ट पब्लिश करेंगे कि जो इंडिया में लाइव स्टॉक है उसका करंटली क्या स्टेटस है। तो ये फुल्ली डिजिटाइज्ड होगा, जैसा कि 20th सेंसस हुआ था उसमें हुआ था। तो अभी ये इम्पोर्टेंट है, मेन इम्पोर्टेंट ये है कि ये हर 5 साल में किया जाता है, और ये कब स्टार्ट हुआ था, 1919 में स्टार्ट हुआ था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये अपने प्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऐसे ये ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अभी हमारा क्वेश्चन है कि आप कमेंट करके बताइए कि जो टाइगर सेंसस होता है ये कितने ईयर पे होता है, देन एलिफेंट से रिलेटेड जो सेंसस होता है वो कितने ईयर में होता है। तो ये कमेंट करके बताइए, जिसका भी राइट आंसर होगा उसको हम हार्ट दे देंगे। अभी हमारा अगला टॉपिक है नैनो फर्टिलाइजर्स। तो बेसिकली रिसेंटली क्या था कि इंडियन साइंटिस्ट ने एक नैनो मटेरियल डेवलप किया है जो कि पोटास से रिलेटेड है, कि मीन्स पोटास का एक नैनो मटेरियल डेवलप किया है। तो मेन है कि देख लेते हैं कि नैनो फर्टिलाइजर क्या होता है। तो इस पे क्या होता है कि जो भी हमारा न्यूट्रिएंट होता है, जैसा कि आप जानते होंगे पोटास जो है एक न्यूट्रिएंट है, तो नैनो फर्टिलाइजर बेसिकली क्या होता है, एक न्यूट्रिएंट होते हैं जिसको इनकैप्सुलेट किया जाता है, मीन्स उसके अंदर लपेटा हुआ रहता है कि वहाँ पे एक नैनो मटेरियल जो होता है उसको थ्रू वहाँ पे उस चीज़ को रखा जाता है, मीन्स कोई पोटास है वहाँ पे नैनो मटेरियल के थ्रू उसको कवर किया जाता है। तो इससे बेनिफिट ये होता है ना कि यहाँ पे स्लो डिफ्यूजन होता है, मीन्स इस नैनो मटेरियल को हम अपने खेत में डाल दिए हैं, तो खेत में डालने से ऐसा नहीं है वो एक ही बार में वो मिट्टी में या फिर पानी में घुल जाएगा, ऐसा नहीं, वो धीरे 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 घुलता रहता है। तो जिससे क्या होता है कि हमारे सॉइल के लिए और वाटर के लिए, ये दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा हमें दवा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करता है, और इसका ज़्यादा जैसे ये स्लोली डिफ्यूज होता है, तो इसकी वजह से ये कॉस्ट काफ़ी, इसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। तो ये सारा इसका बेनिफिट है। हमारा अगला टॉपिक है कि बिहता डेयरी पोर्ट। तो बेसिकली बिहता डेयरी पोर्ट जो है बिहार का फर्स्ट ड्राई पोर्ट है। तो ड्राई पोर्ट इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये इनलैंड कंटेनर डिपो है, मीन्स ये लैंड पे बनाया गया है। और ये बिहता जो है पटना के आसपास में ये एक जगह है बिहता, यहाँ पे बनाया गया है। और इससे क्या होगा कि जब भी ड्राई पोर्ट बन जाने से यहाँ पे लॉजिस्टिक फैसिलिटी को डेवलप किया गया है, जिससे कि जितने भी इंडिया में सी पोर्ट्स हैं यहाँ पे कार्गो हैंडलिंग के लिए इसको सपोर्ट मिले। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो बिहार का है, बिहार हो गया या फिर उसके आसपास में रहने वाले जिले हो गए या फिर स्टेट हो गए, इनको एक्सपोर्ट में काफ़ी हेल्प मिलेगा, वहाँ से कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना है तो इससे इनको एक्सपोर्ट मिलेगा। फिर जो एडजॉइनिंग स्टेट है, हमने बताया कि उस बिहार से सटे राज्यों को भी इससे हेल्प मिलेगा। और ये क्या करेगा
कि यहाँ से आप देखेंगे कि रेल के माध्यम से जो मेजर गेटवे पोर्ट्स हैं, जैसे कलकत्ता का हो गया, हल्दिया हल्दिया हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, फिर और इंडिया के जो मेजर नेशनल ट्रेड रूट्स हैं, यहाँ से इसको कनेक्टिविटी मिल जाने की वजह से यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं इसको ग्लोबल लेवल पे या इन ऑल इंडिया लेवल पे इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो ये बेदा जो ये है ड्राई पोर्ट है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारा अगला टॉपिक है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स। मीन्स आप देखेंगे ये किसके द्वारा ये किया जाता है, ये विपो के द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024। तो विपो बेसिकली क्या करता है कि किसी के पास सपोज ट्रेडमार्क हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, या फिर कोई ऐसा डिजिटल कॉपीराइट कराना है, तो वो वीपो के थ्रू ही कराया जाता है। तो एक रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में ऐसा बोला गया है कि इंडिया में इस चीज़ का सिग्निफिकेंट मीन्स काफ़ी मात्रा में ग्रो हुआ है, जिससे जो पेटेंट होता है, पेटेंट फाइलिंग में जो सपोज 2011 में सपोज 100 पेटेंट फाइलिंग हो रहे थे, तो वो बढ़ के इस समय नियरली 200 पेटेंट को फाइल किया जा रहा है। तो इस रिपोर्ट के मेजर फाइंड आउट ये थे कि जो हमारे पेटेंट्स है वो नियरली डबल हो गए हैं एज कम्पेयर टू 2018। और इंडिया का पेटेंट देखा जाए तो ग्लोबली ये रैंक 6 पे आता है पेटेंट के मामले में। और जो ट्रेडमार्क्स हो गए इसके मामले में इंडिया सेकेंड हाईएस्ट एक्टिव रजिस्ट्रेशन है ग्लोबली के मामले में। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये रजिस्ट्रेशन की बात किया है। तो अभी के लिए देखा जाए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे यहाँ पे जो हमारा ट्रेडमार्क हो गया या फिर जो पेटेंट हो गया इसमें इंक्रीज इतना ज़्यादा क्यों हुआ है। तो एक तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को पॉलिसी के माध्यम से इस चीज़ को काफ़ी सपोर्ट किया है। और इसके अलावा देखा जाए कि गवर्नमेंट जो है टाइमली इसको क्लियरेंस देती गई एप्लीकेशंस को, जिससे इसकी मात्रा में काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो अभी के लिए पेटेंट को रेगुलेट कौन कौन करता है, तो रेगुलेशन दो लेवल पे किया जाता है। एक तो ग्लोबल लेवल पे हो गया पहला, दूसरा हो गया हमारा इंडिया लेवल पे। तो ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो वीपो करती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। देन डब्ल्यूटीओ जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका ट्रिप्स एग्रीमेंट 1994 है, इसके थ्रू भी किया जाता है। और एक और कन्वेंशन है पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी 1970, बुदापेस्ट ट्रीटी 1977। ये इन सब जो ये ऑर्गेनाइजेशन और ये कन्वेंशंस के थ्रू ग्लोबल लेवल पे किया जाता है। और इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में द पेटेंट एक्ट 1970 है, इसके थ्रू ये जो है डब्ल्यूटीओ का जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है इसको रेटिफाई किया गया था पेटेंट एक्ट 1970 के थ्रू। तो इससे इसको रेगुलेट किया जाता है। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए। अभी रिसेंटली आप देखेंगे काफ़ी ये न्यूज़ में था कि पैन जो है, पैन स्टैंड फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर, इसमें 2.0 की बात चल रही है। तो बेसिकली 2.0 प्रोजेक्ट क्या है, ये ई गवर्नेंस से रिलेटेड एक इनिशिएटिव है। तो इससे क्या होगा कि जो सारा डिटेल है गवर्नमेंट के पास एक जगह आ जाएगा, और जो कुछ ऐसा डेटा जो गवर्नमेंट के पास नहीं था वो भी न्यू सिरे से आ जाएगा। तो पैन नंबर क्या होता है, एक 10 डिजिट का यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, जो कि जब आईटीआर फाइल करते हैं, आईटीआर स्टैंड्स फॉर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसमें इस अल्फा न्यूमेरिक नंबर की हेल्प से ही आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इससे क्या ये इसको इशू कौन करता है, तो इसको इशू करता है एनएसडीएल। तो इससे जो पैन 2.0 है इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो कॉमन आइडेंटिटी जो पैन नंबर है, पैन कार्ड, इसको कॉमन आइडेंटिफायर के तौर पे यूज किया जाएगा। और इसमें डेटा का कंसिस्टेंसी होगा, मीन्स थ्रू आउट द सिस्टम एक ही डेटा रहेगी। और सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, मीन्स ऐसा नहीं कि आपके पैन कार्ड में अलग नंबर है, आधार में कुछ अलग नंबर है, ऐसा नहीं, सारा डेटा एक साथ होगा, जिससे ये डेटा का कंसिस्टेंसी बढ़ेगा। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ का ये काम करेगा। तो अभी के लिए हम इकोनॉमी में यहीं तक हम अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं। और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगले टॉपिक में हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसको ख़त्म करेंगे और सारे वीडियो को एक साथ मर्ज करके एक सिंगल वीडियो में भी कन्वर्ट करके अपलोड करेंगे। तो आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक
करें। एंड आपको हमारे पढ़ाने से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।